आप सभी का हमारे इंटेल ऑडिट ट्रेनिंग प्रोग्राम में फिर से स्वागत है, जो है ISO 9001:2015 के ऊपर, जिसे हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। तो इस श्रृंखला में हमारा ये चैप्टर 5 नंबर है। इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं क्लोज नंबर 0 के बारे में, जो है इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम अपना क्लोज नंबर 0 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले बात करने वाले हैं क्लोज नंबर 0.1, जो है जनरल। तो यहाँ पे इस सब क्लोज के अंदर ये डिफाइन किया हुआ है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे ये डिफाइन किया हुआ है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए काम में आता है। फिर यहाँ पे ये डिफाइन किया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन को इसके बहुत बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो कस्टमर और एप्लीकेबल जो स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसको अचीव कर लेता है, उसको कंसिस्टेंटली प्रोवाइड कर पाता है इस जनरल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से। इसके अलावा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो अपॉर्चुनिटी देता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने के लिए। तो चलिए इसमें फर्दर बेनिफिट डिस्कस करते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ को एड्रेस करता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स दोनों से रिलेट करते हैं। इसके अलावा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको जब हम अप्लाई करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी को यहाँ पे डिफाइन करता है कि उसने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लिया है। इसके अलावा ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ये प्रोसेस अप्रोच को अप्लाई करने में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस रखता है, जिससे कि PDC साइकिल और रिस्क बेस्ड थिंकिंग का जो एनवायरनमेंट है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर। अभी जब बात करें प्रोसेस अप्रोच क्या होता है, तो ये प्रोसेस अप्रोच के अंदर हमें ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करना होता है प्रोसेस का, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेट करते हैं। मीन्स उसको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अलग अलग प्रोसेस में बांटना होता है, फिर उनका इंटरेक्शंस डिफाइन करना होता है प्रोसेस अप्रोच के अंदर। तो इसमें हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि जो ये PDC साइकिल है ये ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करने में हेल्प करती है कि जो उसके प्रोसेस जो डिफाइन किए हुए हैं वहाँ पर रिसोर्स एडिक्वेट अमाउंट में है या नहीं है। अगर यहाँ पे रिसोर्स की लैगिंग है, मीन्स यहाँ पे गैप निकल के आता है, तो उससे अपॉर्चुनिटीज फॉर द इम्प्रूवमेंट निकल के आती है कि हमें यहाँ पे जो लैग बिहाइंड है रिसोर्स में वो यहाँ पे अवेलेबल कराना है, जिससे कि प्रॉपरली वहाँ पे हर प्रोसेस में रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी बनी रहे। जो नेक्स्ट है इसके अंदर की रिस्क बेस्ड थिंकिंग है, उससे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलती है डिटरमाइन करने में कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं या कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे कि जो प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है या हम कहें जो प्लान रिजल्ट है प्रोसेस और QMS का, वो डेविएट हो सकता है। मीन्स ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे कि हम अपने डिफाइंड प्लान रिजल्ट को अचीव नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ से जब वो कारण निकल के आएंगे तो हमें उसके ऊपर प्रिवेंटिव कंट्रोल भी यहाँ पे डिफाइन करना होगा। जब यहाँ पे प्रिवेंटिव कंट्रोल हम डिफाइन करेंगे तो इससे जो अपॉर्चुनिटीज फॉर द इम्प्रूवमेंट है वो भी यहाँ से निकल के आएगी। तो ये हमारी रिस्क बेस्ड थिंकिंग, इसके बारे में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि रिस्क बेस्ड थिंकिंग क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करके हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इस क्लोज में फर्दर यहाँ पे कुछ टर्म्स के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, उसकी मीनिंग के बारे में यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है इस क्लोज के अंदर कि सपोज यहाँ पे सेल लिखा हुआ है इस स्टैंडर्ड के अंदर, तो उसे हम उस स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट समझनी है। अगर यहाँ पे शुड लिखा हुआ है स्टैंडर्ड के अंदर तो हमें उसे उस स्टैंडर्ड की रिकमेंडेशन समझनी है। अगर यहाँ पे मे लिखा हुआ है तो उसे हमें परमिशन समझनी है। अगर यहाँ पे कैन लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी या कैपेबिलिटी समझनी है। तो यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके यहाँ पे मीनिंग यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि अगर यहाँ पर नोट लिखा हुआ है तो वो एक तरह से गाइडेंस है जो कि उस पर्टिकुलर क्लोज या सब क्लोज को समझाने में हेल्प करने के लिए डिफाइन किया हुआ है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो कि स्टैंडर्ड में आगे यूज होने वाली है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए फर्दर डिस्कस करते हैं सब क्लोज नंबर 0.2 जो है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो ये डिफाइन करता है कि यहाँ पे टोटल 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं जो ISO 9000 के बेस पे डिफाइन किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है कस्टमर फोकस, जो कि हम आने वाले क्लोज नंबर 5 के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है लीडरशिप,
इसके बारे में भी हम नेक्स्ट जो क्लोज नंबर 5 है उसके अंदर हम जानने वाले हैं। फिर है एंगेजमेंट ऑफ पीपल, जिसे हम इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल भी कहते हैं, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत ही रोल अदा करता है। फिर नेक्स्ट है प्रोसेस अप्रोच, जिसके बारे में हम ऑलरेडी इस क्लोज के अंदर पढ़ चुके हैं। उसके बाद फर्दर है इम्प्रूवमेंट, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं क्लोज नंबर 10 के अंदर। उसके बाद बात करेंगे एविडेंस बेस्ड डिसीजन, जिसके बारे में हम जानने वाले हैं इंटरनल ऑडिट के अंदर क्लोज नंबर 9 में। फिर हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसमें हम बात करने वाले हैं इस स्टैंडर्ड का दूसरे जो स्टैंडर्ड है उसके साथ क्या क्या रिलेशन है, जो कि इसी क्लोज में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इन सभी प्रिंसिपल्स हैं, इनके बारे में हम या तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या फिर आगे इस स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करते हैं सब क्लोज नंबर 0.3 जो है प्रोसेस अप्रोच। तो इसके अंदर सबसे पहले निकल के आता है सब क्लोज नंबर 0.3.1 जो है जनरल। तो यहाँ पे इस सब क्लोज के अंदर जो स्टैंडर्ड है वो इस डिफाइन करता है कि प्रोसेस अप्रोच क्या होती है, कि जो इस प्रोसेस अप्रोच के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग पहले तो प्रोसेस डिफाइन करने पड़ेंगे, फिर उनके बीच में इंटरेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, जिससे कि जो प्लान्ड रिजल्ट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया हुआ है क्वालिटी पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के बेस पे वो अचीव हो पाए। इसके बाद ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो ये कहता है कि इस प्रोसेस अप्रोच को ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करते समय, इम्प्लीमेंटिंग करते समय, इम्प्रूव करते समय, इफेक्टिवनेस मेजरमेंट करते समय क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज करना है, जिससे कि जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो इम्प्रूव हो सके। इसके अलावा वो इस सब क्लोज के अंदर ये भी बताता है कि इस सब क्लोज के बारे में फर्दर 4.4 क्लोज के अंदर डिफाइन किया हुआ है, तो इसके बारे में हमें वहां पे भी रेफर करना पड़ेगा। इस सब क्लोज में फर्दर प्रोसेस के बारे में डिफाइन किया हुआ है कि जो प्रोसेस है उसकी इनपुट होती है, आउटपुट होती है। इनपुट में जो मेथड है वो आ जाता है, कंपिटेंसी की जो रिक्वायरमेंट है स्पेशल वो यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद आउटपुट में ऑब्जेक्टिव्स निकल के आ जाते हैं, या फिर हम कहें कि आउटपुट जो है वो भी यहाँ पे डिफाइन करना होता है कि क्या रिक्वायर्ड आउटपुट है उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे इनपुट और आउटपुट में डिफाइन हो जाते हैं प्रोसेस के लिए। और इन सभी प्रोसेस को जब मिला देते हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन डिफाइन कर देते हैं, तो वो प्रोसेस अप्रोच बन जाता है। तो चलिए हम फर्दर डिस्कस करते हैं सब क्लोज नंबर 0.3 के अंदर 0.3.2 जो है पीडीसी साइकिल, जिसे हम प्लान डू चेक एक्ट साइकिल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले अब हम ये जान लेंगे प्लान डू चेक एक्ट होता क्या है। तो ये जो प्लान फेज है इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने होते हैं, जो कि वो अचीव करेगा, जिससे कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट है या प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। फिर डू फेज के अंदर हमने जो भी प्लान किया था प्लान फेज में वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करना होगा डू फेज के अंदर। चेक फेज के अंदर हमें रिजल्ट को मॉनिटर करना होगा, चेक करना होगा कि जो हमने प्लान किया था वो हमने अचीव किया या नहीं किया। रिपोर्टिंग हमें करनी होगी यहाँ पे रिजल्ट की। फिर एक्ट फेज के अंदर यहाँ पे हमें फर्दर इंप्रूवमेंट करने के लिए यहाँ पे दोबारा यहाँ पे काम करना होगा एक्ट फेज में। तो ये था हमारा प्लान डू चेक एक्ट साइकिल। अब इसमें फर्दर डिस्कस करते हैं कि जो पीडीसी साइकिल है या फिर प्लान डू चेक एक्ट साइकिल है वो ISO 9001 के अंदर कैसे इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो यहाँ पे जो प्लान फेज है इसके अंदर क्लोज नंबर 4, 5 और 6, मेजरली इसमें 6 क्लोज होता है, फिर 4, 5 भी इसमें सपोर्टिंग हो जाते हैं। तो 4, 5 और 6 क्लोज को जब हम मिला देते हैं तो वो प्लान फेज के अंदर आ जाता है। फिर यहाँ पे 7 और जो 8 क्लोज है वो दोनों क्लोज आ जाते हैं डू फेज के अंदर। फिर अगर हम बात करें चेक फेज तो इसके अंदर क्लोज नंबर 9 आ जाता है जो है परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। फिर इसमें एक्ट फेज के अंदर आ जाता है क्लोज नंबर 10 जो है इम्प्रूवमेंट। तो इस तरह से ये जो क्लोज नंबर 4 से लेके क्लोज नंबर 10 तक पूरा पीडीसी साइकिल पे डिपेंड है ये। तो ये हमारा पीडीसी साइकिल है। इस सब क्लोज में हम फर्दर डिस्कस करते हैं सब क्लोज नंबर 0.3.3 जो है रिस्क बेस्ड थिंकिंग। तो इस सब क्लोज में यहाँ पे ये डिफाइन किया हुआ है सबसे पहले कि रिस्क क्या होता है। रिस्क जनरली एक इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी मीन्स अनप्लान्ड, कुछ भी अनप्लान्ड चीज जो हुई उसका जो इफेक्ट होगा वो रिस्क होगी। वो इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो वो चीजें रिस्क के अंदर आ जाएंगी। अब इसमें फर्दर डिफाइन किया हुआ है कि जो रिस्क बेस्ड थिंकिंग है उसको 6.1 के अंदर कंप्लीटली आगे फर्दर डिफाइन भी किया हुआ है, तो इसके बारे में हम फर्दर वहां पे भी जाएंगे। अब इसके अलावा ये जो रिस्क बेस्ड थिंकिंग है ये
इस ISO 9015 में नया वर्ड के बेस पे यूज हुई है, लेकिन इसकी ये जो कंसेप्ट है रिस्क बेस्ड थिंकिंग का, ये ऑलरेडी ISO 9008 में ऑलरेडी था। वहाँ पे वो प्रिवेंटिव एक्शन के नाम से था, जो कि वो टर्म बिल्कुल रिप्लेस हो गई है रिस्क बेस्ड थिंकिंग में इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अंदर, जो है ISO 9015। इस सब क्लॉज में फिर फर्दर डिफाइन किया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन को इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज एड्रेस करनी पड़ेगी, उसके ऊपर एक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, जिससे कि जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ सके। अब हम बात करें इस अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि अपॉर्चुनिटी क्या होती है। ये मेनली अगर जो रिस्क है उसका अगर पॉजिटिव इफेक्ट होता है तो उसे हम अपॉर्चुनिटी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी जैसे कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन या कंडीशन होती है, जैसे कि जो भी कस्टमर को अट्रैक्ट करता है या सपोज न्यू प्रोडक्ट या डेवलपमेंट में हेल्प करता है या प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वेस्ट का रिडक्शन होता है, ये इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट होता है जिसे हम अपॉर्चुनिटी का नाम देते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सब क्लोज तक चलते हैं, जो है 0.4, जिसे हम कहेंगे रिलेशनशिप विद अदर मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसने इस ISO 9001 स्टैंडर्ड का दूसरे स्टैंडर्ड के साथ रिलेशनशिप डिफाइन किया हुआ है, कि जैसे ISO 9000 है जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की फंडामेंटल्स एंड वोकैबुलरी को यहाँ पे डिफाइन करता है। इसके अलावा फर्दर जो नेक्स्ट ISO 9004 है वो ऑर्गेनाइजेशन के सस्टेन्ड सक्सेस के लिए गाइडलाइन यहाँ पे देता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ये ओनली प्रोडक्ट की क्वालिटी को रिलेट करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेट करता है। ये दूसरे मैनेजमेंट सिस्टम जो कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम्स है, उनसे रिलेट नहीं करता। तो ये रिलेशनशिप है ISO 9001 के दूसरे ISO 9000 के फैमिली के मेंबर के साथ। तो हम आज के इस चैप्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं, और समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज का हमने इस चैप्टर बनाया है वो रेफरेंस लिया था स्टैंडर्ड ISO 9001 से, ISO 9000 से और इंटरनेट से। इनकी हेल्प से हमने आज का इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। धन्यवाद।